हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग। इसको हम मीटिंग्स प्रोसीजर भी कहते हैं। वैलिडिटी ऑफ अ मीटिंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द मीटिंग्स हैव द रिक्विजिट्स ऑफ ए वैलिड मीटिंग एंड आर हेल्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ लॉ। एक मीटिंग को वैलिड मीटिंग तभी कहा जाता है जब वो सारे रिक्विजिट्स फॉलो करती है एक वैलिड मीटिंग के, और साथ ही जो कंपनी लॉ के प्रोविजंस है उनको फॉलो करती है। अगर कोई कंपनी इन दोनों को यानी रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड मीटिंग और प्रोविजंस को फॉलो नहीं करती है तो उस मीटिंग में जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो भी वैलिड नहीं होगा। मेन रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग। फर्स्ट रिक्विजिट है प्रॉपर कन्वीनिंग अथॉरिटी। वैलिड मीटिंग को कॉल करने के लिए ऑथराइज ऑफिसर जो है वो ही मीटिंग को कॉल कर सकता है। कंपनी के केस में अगर शेयर होल्डर्स मीटिंग कंडक्ट की जा रही है तो उसको कौन कंडक्ट करवा सकता है, वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स की मीटिंग को कंडक्ट नहीं करवाते हैं तो मेंबर्स की एप्लीकेशन पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल भी इस मीटिंग को कंडक्ट करवा सकता है। नेक्स्ट है प्रॉपर नोटिस। वैलिड मीटिंग की नेक्स्ट रिक्विजिट है प्रॉपर नोटिस। जो कंपनी के मेंबर्स हैं उन सभी को मीटिंग के रिगार्डिंग प्रॉपर नोटिस दिया जाना चाहिए, और प्रॉपर नोटिस की कुछ रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ नोटिस। ड्यूरेशन ऑफ नोटिस के केस में अगर कंपनी मीटिंग कंडक्ट करने जा रही है तो जो भी कंपनी के मेंबर्स हैं उनको 21 डेज पहले ये नोटिस मिल जाना चाहिए, और 21 डेज में ये डेज इंक्लूड नहीं होते हैं जिस दिन मेंबर को नोटिस रिसीव हुआ है और साथ ही जिस दिन मीटिंग कंडक्ट होने जा रही है। तो इन दो जो डे है इनको एक्सक्लूड करके 21 डेज का नोटिस दिया जाना चाहिए। अगर 21 डेज से शॉर्टर नोटिस में कोई मीटिंग कंडक्ट की जा रही है तो उस केस में कंपनी विद शेयर कैपिटल एंड कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल के दोनों कंपनीज के केस में 95% वोटिंग राइट्स मेंबर की कंसेंट होना मैंडेटरी है, तभी मीटिंग को वैलिड मीटिंग माना जाएगा। प्रोसीजर टू सेंड नोटिस। कंपनी अपने मेंबर्स के पास जो 21 डेज पहले नोटिस सेंड करेगी वो उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पर सेंड करेगी जो मेंबर्स ने कंपनी में नोट करवाया है। अगर कोई मेंबर जिसका रजिस्टर्ड एड्रेस इंडिया में नहीं है तो उस केसेस में उस मेंबर ने अगर कम्युनिकेशन के लिए कोई एड्रेस दिया है तो उस एड्रेस पर नोटिस सेंड कर दिया जाएगा। अगर किसी मेंबर ने ये रिक्वेस्ट किया है कि मीटिंग के रिगार्डिंग जो भी नोटिस है वो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू सेंड किया जाए, और इसके लिए उसने जो रिक्वायर्ड मनी थी वो भी डिपॉजिट कर दी है कंपनी में, तो कंपनी को अपने मेंबर्स की ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। इन केस ऑफ ज्वाइंट होल्डर्स के केस में कंपनी के पास जिस मेंबर का नेम फर्स्ट एंटर्ड है उसी के पास ही मीटिंग के रिगार्डिंग नोटिस जाएगा। अगर कंपनी के पास किसी मेंबर का रजिस्टर्ड एड्रेस नहीं है तो उस केस में कंपनी अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है उस रीजन के एरिया में जो न्यूज़पेपर सबसे ज्यादा सर्कुलेशन में है उस न्यूज़पेपर में मीटिंग के रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट निकलवा सकती है, जिससे जिन मेंबर्स का एड्रेस नहीं है उनको भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। कंपनी की कोई मीटिंग अर्जन होने के बाद दोबारा कंडक्ट होने जा रही है तो उसके लिए कोई फ्रेश नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ नोटिस। कंपनी के थ्रू जो भी नोटिस दिया जा रहा है उसमें क्लियरली ये मेंशन होना चाहिए डेट, डे, प्लेस और टाइम ऑफ द मीटिंग। साथ ही ये डिस्क्रिप्शन भी मेंशन होना चाहिए, या जिसको हम एजेंडा कह सकते हैं कि मीटिंग किसके रिगार्डिंग कंडक्ट की जा रही है। एजेंडा डिफाइन करने से क्या होगा, सभी मेंबर्स को पता होगा कि मीटिंग किसके रिगार्डिंग हो रही है। अगर मीटिंग मैनेजिंग डायरेक्टर और अदर डायरेक्टर के पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से हो रही है तो भी वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। और कंपनी जिनके पास शेयर कैपिटल है
उनकी तरफ से नोटिस सेंड किया जा रहा है, तो वहां पर जो मेंबर्स है वो अपना प्रॉक्सी भी नॉमिनेट कर सकते हैं। अब प्रॉक्सी कौन होता है? अगर मेंबर अपने बिहाफ पर किसी और पर्सन को मीटिंग अटेंड करने के लिए भेजता है तो उसको हम प्रॉक्सी कहते हैं। और प्रॉक्सी से रिलेटेड एक प्रॉक्सी फॉर्म जो है वो इस नोटिस के साथ अटैच कर दिया जाता है। और प्रॉक्सी के लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो कंपनी का मेंबर हो। कंपनी की मीटिंग का नोटिस एवरी मेंबर को सेंड किया जाना चाहिए। अगर किसी मेंबर को एप्रोप्रिएट नोटिस नहीं मिलता है तो वो उस मीटिंग की लीगैलिटी को चैलेंज कर सकता है। और इससे क्या होगा कि अगर कंपनी ने कोई डिसीजन लिया है, अगर उस मेंबर को एडवर्सली इफेक्ट नहीं कर रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर उसको एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है तो वो इस मीटिंग की वैलिडिटी को कैंसिल करवा सकता है। On whom to serve a notice. It means कंपनी को कंपनी की मीटिंग के रिगार्डिंग नोटिस किस किस को देना होता है। एवरी मेंबर ऑफ कंपनी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड मेंबर, ऑफिशियल लिक्विडेटर इन केस ऑफ इंसॉल्वेंट मेंबर और ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। नोटिस ऑफ द मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के केस में जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है उसका नोटिस सभी डायरेक्टर्स को रिटर्न नोटिस मिलना चाहिए। और अगर कोई डायरेक्टर आउटसाइड इंडिया है तो उस केस में उसका जो एड्रेस मेंशन है कंपनी में उस एड्रेस पर वो नोटिस सेंड कर देना चाहिए। और इस नोटिस में डेट, टाइम, प्लेस ऑफ मीटिंग मेंशन होना चाहिए। अगर कंपनी के आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है कि कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग वंस इन अ मंथ होनी चाहिए या कोई पर्टिकुलर पीरियड स्पेसिफाई किया है तो उसको उनको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कोरम। कोरम का मीनिंग है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स फॉर अ वैलिड मीटिंग। और मेंबर्स के केस में जो मीटिंग कंडक्ट की जा रही है तो पब्लिक कंपनी के केस में जो कोरम है वो मिनिमम 5 मेंबर्स है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में 2 मेंबर्स का कोरम कंसीडर किया जाता है। और कोरम के लिए फिजिकल प्रेजेंस जो है मेंबर्स की उसको कंसीडर किया जाता है जिनको वोट करने का राइट होता है। प्रोक्सीज को जो अगर कोई मेंबर किसी प्रोक्सी को अपॉइंट करता है तो प्रोक्सी को कोरम काउंट नहीं किया जाएगा। और अगर हम बात करें ज्वाइंट होल्डर्स की तो अगर ज्वाइंट होल्डर के केस में मोर देन 1 मेंबर प्रेजेंट है मीटिंग में, सपोज 4 मेंबर्स ज्वाइंट होल्डर्स है लेकिन उनमें से अगर 2 मेंबर प्रेजेंट है तो उनको 2 मेंबर कंसीडर नहीं किया जाएगा। ज्वाइंट होल्डर के केस में एक ही मेंबर उसको कंसीडर किया जाएगा, चाहे वो 2 मेंबर प्रेजेंट हो ज्वाइंट होल्डर्स में, 3 या 4 प्रेजेंट हो। कोरम की जो रिक्वायरमेंट है वो मीटिंग की स्टार्टिंग होने के लिए मैंडेटरी है। अगर कोरम जो है वो फुलफिल हो जाता है तो मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मीटिंग स्टार्ट होने के बाद अगर मेंबर मीटिंग को छोड़कर चला जाता है और कोरम कंप्लीट नहीं होता है तो वो मीटिंग की वैलिडिटी पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। और अगर हम नेक्स्ट पॉइंट जब बात करते हैं कोरम में, तो अगर मीटिंग स्टार्ट हो रही है और विद इन 30 मिनट्स में कोरम कंप्लीट नहीं होता है तो जो मीटिंग का चेयरमैन है वो उस मीटिंग को एडजर्न कर देता है 1 वीक के लिए। आफ्टर 1 वीक उसी प्लेस पर सेम टाइम पर वो मीटिंग कंडक्ट की जाएगी। लेकिन जब एडजर्न मीटिंग स्टार्ट हो रही है और विद इन 30 मिनट्स में फिर भी कोरम कंप्लीट नहीं होता है तो उस केस में अगर वहां पर 1 मेंबर प्रेजेंट है तो उस 1 मेंबर को भी वैलिड मीटिंग का मेंबर कंसीडर किया जाएगा। कोरम ऑफ मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए जो कोरम है वो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है उसका 1/3 और 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर उसको कोरम कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट है चेयरमैन। कंपनी की मीटिंग्स को प्रिजाइड करने के लिए और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए एक चेयरमैन की भी रिक्वायरमेंट होती है। चेयरमैन को कंपनी मेंबर्स बाय शो ऑफ हैंड्स के थ्रू भी इलेक्ट कर सकते हैं या फिर अगर कोई मेंबर डिमांड करता है तो पोल के थ्रू भी चेयरमैन को अपॉइंट कर लिया जाता है। अगर आर्टिकल ऑफ कंपनी में मेंशन है तो कंपनी की मीटिंग के लिए परमानेंटली किसी चेयरमैन को अपॉइंट कर लिया जाता है। जनरली क्या होता है कि जो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है उसको ही परमानेंट चेयरमैन बनाया जाता है।
कंपनी की मीटिंग के स्टार्ट होने के 15 मिनट्स के अंदर अगर चेयरमैन प्रेजेंट नहीं होता है तो जो वाइस चेयरमैन है उसको चेयरमैन कंसिडर किया जाता है। और अगर वाइस चेयरमैन भी अब्सेंट है उस केस में जो प्रेजेंट मेंबर्स है उनमें से ही किसी पर्सन को चेयरमैन इलेक्ट कर लिया जाता है। चेयरमैन क्या करता है, मीटिंग में डिसिप्लिन मेंटेन करता है और प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करता है। अगर कोई प्रपोजल है रेजोल्यूशन से रिलेटेड तो चेयरमैन वो सभी को प्रेजेंट करता है और रेजोल्यूशन को पास होने के लिए अगर वोटिंग की रिक्वायरमेंट है तो वोट करवाता है। वोटिंग होने के बाद जो वोटिंग का रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाता है और जो मिनट्स है मीटिंग की उस पर चेयरमैन के सिग्नेचर होते हैं। अगर मेंबर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट या कंट्रोवर्सी हो जाती है तो चेयरमैन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस डिस्प्यूट को सेटल करवाए। और दूसरा क्या है, अगर कोई चेयरमैन विदाउट एनी रीजन किसी मीटिंग को अर्जेंट कर देता है तो जो प्रेजेंट मेंबर्स है वो किसी अनदर पर्सन को चेयरमैन अपॉइंट कर लेते हैं और मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं। चेयरमैन को ये राइट नहीं होता है कि वो किसी डिस्कशन को जो किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चल रही है उसको टर्मिनेट करे। उसको सिर्फ यही राइट है कि वो मेंबर्स को ये बोल सकता है या स्टॉप कर सकता है कि वो ज्यादा टाइम ना ले। चेयरमैन के पास एक कास्टिंग वोट का भी राइट होता है। कास्टिंग वोट किस केस में यूज किया जाता है, सपोज किसी मैटर पर वोटिंग हो रही है और उसके फेवर में और उसके अगेंस्ट वोट इक्वल हो जाते हैं तो उस केस में जो मीटिंग का चेयरमैन है वो अपना कास्टिंग वोट यूज करता है। नेक्स्ट रिक्विजिट है मिनट्स। मिनट्स जो है वो कंपनी की जो मीटिंग्स है उनकी प्रोसीडिंग से रिलेटेड रिकॉर्ड है। एवरी कंपनी को मीटिंग से रिलेटेड जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करके रखना होता है और विद इन 30 डेज में इनको मिनट बुक में उसकी एंट्री करनी होती है। जो मेंबर्स की मीटिंग है वो और साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग है उनसे रिलेटेड डिफरेंट मिनट बुक रखी हुई होती है और उनमें डिफरेंट पेजेस होते हैं और ईच पेज पर नंबर मेंशन होता है और जो एंट्री की जा रही है उसके हर पेज पे इनिशियल या साइन किए जाते हैं जिसने एंट्री की है। और जो मिनट बुक का लास्ट पेज होता है तो उस पर जो चेयरमैन है मीटिंग का उसके सिग्नेचर होते हैं विद डेट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के केस में जब मिनट बुक में रिकॉर्डिंग की जा रही है तो वहां पर उस मीटिंग में जितने डायरेक्टर्स प्रेजेंट थे उनके भी नेम मेंशन किए जाते हैं। मिनट बुक को कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा जाता है जिससे कोई भी अगर मेंबर इंस्पेक्शन करना चाहता है तो वो ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स में उसका इंस्पेक्शन कर सकता है। और ये इंस्पेक्शन जो टाइम है वो मिनिमम 2 आवर्स से लेकर हो सकता है ज्यादा। और यहाँ पर इसके लिए कोई भी इंस्पेक्शन के लिए कोई भी चार्ज मेंबर से नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर मेंबर को उसकी कॉपी चाहिए तो उस केस में उस मेंबर को जो रिक्वायर्ड फीस है वो पे करनी पड़ती है। फिर कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि विद इन 7 डेज में वो कॉपी उस मेंबर के एड्रेस पर प्रोवाइड कर दी जाए। तो ये सभी एक वैलिड मीटिंग की रिक्विजिट्स थी। वोटिंग। Voting is meant the explicit expression of assent or dissent for or against any proposal or resolution। आर्टिकल ऑफ कंपनी में ये मेंशन किया होता है कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनको ये राइट अवेलेबल है कि वो कंपनी की मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हैं और वोट कर सकते हैं। अब जितने जो भी शेयर होल्डर्स हैं जिसके पास जितने ज्यादा शेयर्स होते हैं उतने ही उसके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। लेकिन कंपनी कुछ शेयर होल्डर को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है वोटिंग करने से या मीटिंग अटेंड करने से। वो किस केस में होगा, जब किसी शेयर होल्डर ने जो भी कॉल अमाउंट कंपनी ने मांगी थी उसको पे नहीं किया है। मेथड्स ऑफ वोट। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, वोटिंग बाय पोल। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स के केस में अगर कंपनी किसी रेजोल्यूशन को पास करवाना चाहती है तो वो क्या कहेगी अपने मेंबर्स को कि हैंड शो करो।
वन टाइम उन लोगों को कहा जाता है जो इसके फेवर में है। फेवर में जितने हैंड्स किए जाते हैं उनको काउंट कर लिया जाता है। उसके बाद जो लोग उस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट हैं उनको बोला जाता है। जितने हैंड्स रेज होते हैं उनको काउंट कर लिया जाता है। इस काउंटिंग के बेस पर रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है कि कितने फेवर में था और कितने अगेंस्ट थे। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स जो है वो सिंपल मेथड है वोटिंग का। नेक्स्ट है वोटिंग बाय पोल। अगर कोई मेंबर शो ऑफ हैंड्स के थ्रू जो वोटिंग हुई है उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो वोटिंग बाय पोल की डिमांड कर सकता है। वो वोटिंग बाय पोल की डिमांड जो शो ऑफ हैंड्स का रिजल्ट था उसके डिक्लेयर होने से पहले भी कर सकता है। जितने और एक मेंबर के पास जितने ज्यादा इक्विटी शेयर्स है उतने ही उसको वोटिंग राइट्स अवेलेबल होते हैं। वोटिंग बाय पोल के केस में हर मेंबर को एक वोट कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाता है। लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग पोल। पोल की डिमांड के लिए कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल के केस में जो मेंबर्स है जिनके पास टोटल वोटिंग पावर और होल्डिंग शेयर्स है वहां पर मोर देन 1/10 होना चाहिए और एग्रीगेट सम जो है उसके केस में मोर देन 5 लाख रुपीज जो है वो लोग वहां पर डिमांड कर सकते हैं पोल की। और दूसरा कंपनी जिनके पास शेयर कैपिटल नहीं है वहां पर उस केस में जो वोटिंग पावर का 1/10 है मिनिमम उतना होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर कि जो पर्सन है जिन्होंने डिमांड की है पोल की वो किसी भी टाइम अपनी इस डिमांड को विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइम ऑफ पोल। अगर कोई मेंबर एडजर्नमेंट के केस में पोल की डिमांड करता है तो वो पोल इमीडिएटली करवाया जाता है। अदर केसेस में विद इन 48 आवर्स के अंदर जो डिमांड की गई है पोल की तो पोल कंडक्ट करवाया जाता है। अगर पोल जिस दिन स्टार्ट हुआ है उस दिन कंप्लीट नहीं होता है तो वो नेक्स्ट डे के लिए भी कंटिन्यू कर दिया जाता है। चेयरमैन के पास ये राइट नहीं होता कि वो उसको कंप्लीट होने से पहले एंड कर पाए। और जो पोल है वो कंपनी के आर्टिकल और जो मीटिंग का चेयरमैन है उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कंडक्ट करवाया जाता है। मेंबर्स की जो वोटिंग राइट्स है वो मेंबर्स की इक्विटी कैपिटल में जितना कंट्रीब्यूशन होता है उसके प्रोपोर्शनेट में होते हैं। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सरसाइज ऑफ वोटिंग राइट। कंपनी के आर्टिकल के अकॉर्डिंग हर मेंबर को ये राइट होता है कि वो मीटिंग अटेंड कर सकता है और वोट करने का भी उसको राइट होता है। लेकिन कंपनी किन मेंबर्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कि वो वोटिंग नहीं करेगा। कंपनी उन मेंबर्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है जिन्होंने कंपनी की जो कॉल शेयर कैपिटल पे नहीं की है। नेक्स्ट है राइट्स ऑफ मेंबर्स टू यूज वोट्स डिफरेंटली। अगर किसी मेंबर के पास एक से ज्यादा वोट है तो वो उस केस में अपने वोट्स का यूज डिफरेंट टाइप से कर सकता है। सपोज एक मेंबर के पास 10 वोट्स है तो उनमें से वो 6 वोट तो उस रेजोल्यूशन के फेवर में कर सकता है और 4 वोट उस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट कर सकता है। नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ टेकिंग पोल। जब पोल की डिमांड की जाती है तो मीटिंग का जो चेयरमैन है वो 2 स्क्रूटनाइजर को अपॉइंट करता है जो वोट कंडक्ट पोल कंडक्ट करवाएंगे और चेयरमैन को रिपोर्ट करेंगे। कंपनी का जो सेक्रेटरी है वो एक वोटिंग कार्ड हर मेंबर को देता है। अब मेंबर्स को उसमें अपना नेम मेंशन करना है, नंबर ऑफ शेयर्स मेंशन करने हैं और जो वोटिंग है डिसीजन जो उसने लिया है फेवर या अगेंस्ट का वो मेंशन करना होता है। अगर प्रॉक्सी वोटिंग कर रहा है तो उस केस में उसको उस मेंबर का नेम मेंशन करना होता है जिसके बिहाफ पर वो वोटिंग कर रहा है। वोटिंग के लिए बैलेट पेपर का यूज किया जाता है जो पहले से ही प्रिंटेड होता है। नेक्स्ट है रिजल्ट। चेयरमैन ने जो 2 स्क्रूटनाइजर अपॉइंट किए हैं वो फिर वोटिंग कार्ड्स को चेक करते हैं और उसके बेसिस पर वो जिन मेंबर्स ने वोटिंग की है फेवर में वोटिंग की है उनको अलग कर लिया जाता है, जिन्होंने अगेंस्ट में वोटिंग किए हैं रेजोल्यूशन के उनको अलग कर लिया जाता है। इसके बाद जो रिजल्ट तैयार होता है वो चेयरमैन को कम्युनिकेट कर दिया जाता है और चेयरमैन फिर फाइनल रिजल्ट को डिक्लेयर करता है।
और इस फाइनल रिजल्ट में जो रेजोल्यूशन का अप्रूवल और रिजेक्शन है वो वोटिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। प्रॉक्सी। A proxy is a person who is authorized by a member to attend the company's meeting and vote on behalf of the member. कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो एक वाइड एरिया में स्कैटर्ड होते हैं, यानी दूर दूर रह रहे होते हैं, तो उनके लिए कई बार क्या है, पॉसिबल ही नहीं होता कि कंपनी की मीटिंग को वो अटेंड कर पाए। तो जब कंपनी की मीटिंग होने जा रही है तो कंपनी उनको एक नोटिस सेंड करती है। उस नोटिस के साथ ही एक प्रॉक्सी फॉर्म भी होता है। अगर मेंबर को ये लगता है कि वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता है तो वो किसी अदर पर्सन को अपने बिहाफ पर एज ए प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। उसको क्या करना है, यहाँ पर जो प्रॉक्सी फॉर्म दिया गया है उसको फिल करना है और उस पर अपने साइन करके कंपनी के पास सेंड करना होता है। अब जो प्रॉक्सी है उसको सिर्फ क्या राइट मिलेंगे, कंपनी की मीटिंग अटेंड करने का और वोटिंग करने का, लेकिन उसको मीटिंग में बोलने का राइट नहीं मिलता है। कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है प्रॉक्सी से रिलेटेड। एक मेंबर जिसके पास कंपनी की कोई शेयर कैपिटल नहीं है वो प्रॉक्सी को अपॉइंट नहीं कर सकता है, और प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो मोर देन वन प्रॉक्सी को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं एट द सेम ओकेजन। कंपनी के आर्टिकल में ये भी मेंशन होता है कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो किसी पर्सन को प्रॉक्सी अपॉइंट कर रहे हैं तो वो प्रॉक्सी कंपनी का मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर कोई कंपनी इसमें डिफॉल्ट करती है या कोई ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व है तो उनको फाइन के साथ पनिश किया जा सकता है, और फाइन जो है वो 5000 रुपीज हो सकता है। अगर कोई मेंबर या पर्सन कंपनी मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकता है और वो अपने बिहाफ पर किसी प्रॉक्सी को अपॉइंट करना चाहता है तो उस पर्सन को या मेंबर को जो प्रॉक्सी से रिलेटेड प्रिंटेड फॉर्म है वो फिल करना है और उस पर स्टैंप लगानी है और उस पर उस मेंबर के सिग्नेचर होने चाहिए, और उसको ये प्रॉक्सी फॉर्म कंपनी के पास मीटिंग स्टार्ट होने से 48 आवर्स पहले सबमिट हो जाना चाहिए। कंपनी की तरफ से ऐसा कोई इनविटेशन नहीं दिया जाना चाहिए कि कंपनी अपने एक्सपेंसेस पर किसी पर्सन को प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकती है। अगर कोई ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व होता है तो उसको फाइन के साथ पनिश किया जा सकता है और फाइन की अमाउंट 1 लाख रुपीज हो सकती है। और एक पर्सन जो प्रॉक्सी बन रहा है वो 50 से ज्यादा मेंबर्स के लिए प्रॉक्सी नहीं बन सकता है। ये एक कंडीशन है कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग। थैंक यू।